नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले दोस्तों हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम करने वाले हैं यह आपको एडुटेरिया का वैल्यूमोन बुक से हम लोग करने वाले हैं। एडुटेरिया का वैल्यूमोन बुक से। इससे पहले दोस्तों हम एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 बुक और विद्यासागर रहमान सर का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हम लोग आपको ईएसआई का भी एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं। अगर आपने उसे भी अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो 20 क्वेश्चन बच जाएगा मैथ और रीजनिंग का, हम आपको इस सॉल्यूशन के साथ हम PDF देंगे, वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग भी बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि AB जो है इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता। हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। आपको रुधिर वर्ग ए जो है और इसका एंटीबॉडी जो होता है B होता है। उसके बाद रुधिर वर्ग जो B है इसका एंटीबॉडी A होता है और रुधिर वर्ग जो O है इसका एंटीबॉडी AB यानी कि दोनों होता है, A और B दोनों होता है। लेकिन AB जो दिया हुआ है इसका एंटीबॉडी आपको नहीं होता है, इसका आपको एंटीजन होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और भी इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। O जो दिया हुआ है, O रुधिर वर्ग O जो दिया हुआ है इसको हम लोग सर्वदाता के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद आपको AB जो दे रहा है इसको हम लोग सर्वग्राही के नाम से जानते हैं, सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अमाशय से कौन सा एंजाइम का स्राव होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। अमाशय से कौन सा एंजाइम स्राव होता है, तो रेनिन एंजाइम स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग से। अग्रभाग से मीठा और आपको ऑप्शन बी में दे रहा पक्ष भाग से कड़वा और आपको बगल के भाग से खट्टा का आपको आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि फ्राइबिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग से होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत से होता है। इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया रोग के कारण जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि इसमें श्वसनीय पदार्थ नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन जो है आपका श्वसनीय पदार्थ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है, यानी कि इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन परजीवी रोग नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू ज्वर जो है आपका परजीवी रोग नहीं है। डेंगू जो है वह विषाणु के कारण होता है। उसके बाद आपको पायरिया, कालाजार और पेजिस जो है परजीवी जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आलू के कुल का नाम क्या है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोलेनेसी। आलू के कुल का नाम आपको सोलेनेसी है। उसके बाद लिलिएसी जो दिया हुआ है यह आपको लहसुन और प्याज के कुल का नाम है। उसके बाद ग्रेमिनेसी जो दिया हुआ है यह गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, बाजरा आदि के कुल का आपका नाम है ग्रेमिनेसी। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है कंपोजिट। कंपोजिट जो है वह गेंदा, सूरजमुखी आदि का आपका कुल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर। मोर जो है वह द्वितीय उपभोक्ता है। आपको गाय, भैंस, बकरी यह आपको जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भोपाल में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, जबकि वन प्रबंधन संस्थान जो आपको ऑप्शन बी में दे रहा है यह भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक 74 का प्रयोग आपको ट्यूमर का पता लगाने में होता है। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है सोडियम 24। सोडियम 24 से रक्त के थक्के का पता लगाने में होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है फास्फोरस 24, इसको ल्यूकेमिया के उपचार में इसका उपयोग होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है लोहा 59 और रक्तता रोग का पता लगाने में लोहा 59 का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के होते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl। HCl अम्ल की प्रबलता जो है वह सबसे अधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 नंबर में आपको कह रहा है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -1, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आपका कोणीय संवेग का आपको मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसका 16 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। उसके बाद ऑडियोमीटर से आपको ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है, और अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने वाला यंत्र अल्टीमीटर है, और अमीटर से विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर हो जाएगा। यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने किया, और इसकी खोज के लिए इन्हें 1903 में आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि आंख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है।
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की आपको चौथी अवस्था है और पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। यानी कि जो ऑप्शन डी में दे रहा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है आपका, ये आपका 5वीं अवस्था हो जाएगी। पदार्थ की 5 अवस्था होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा, उसके बाद ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लियाकत अली खां। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में आर.के. षणमुखम सेठी को वित्त मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट योजना। फरवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, जिसके विभिन्न सुझाव के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था और उसके सदस्यों का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जान लेते हैं कि माउंट बेटन योजना, तो यह आपको 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रावधान है। 23 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है और इसी अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दे रहा है कि अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है कि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको अनुच्छेद 20 में है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में आपको कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपको अनुच्छेद 21 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 24 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। और ऑप्शन सी में दे रहा है 44वें संविधान संशोधन, इसके तहत पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जो है आपको ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं और इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 26 में कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले हो जाएगा आपको अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। उसके बाद आपका 3 नंबर हो जाएगा जीवीके राव समिति। इसका गठन जो आपको हुआ था 1985 में हुआ था। उसके बाद आपका 2 हो जाएगा थुंगल समिति। तो थुंगल समिति का गठन जो हुआ था आपको 1988 में हुआ था। उसके बाद आपको एलएम सिंघवी समिति का गठन जो हुआ था 1986 में हुआ था। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए आपको 1, 3, 4, 2।
यानी कि इसका राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम गलती से बता दिए थे ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का। यानी कि अशोक मेहता समिति के गठन 1977 में, उसके बाद आपका जीवी के राव समिति के गठन 1985 में, उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति के गठन 1986 में, उसके बाद थुंगल समिति के गठन 1988 में। यानी कि इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल सदस्यों के 25%। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और इन आरोपों पर संसद का 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए और जिस सदन में आरोप लगाए उस सदन का 25% और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसका नोटिस देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में आपको वित्त आयोग का गठन किया गया है और यह अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के सिफारिश पर ही राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है और यह सिफारिश सलाहकारी होती है और इसे मानना या ना मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त विधेयक। वित्त विधेयक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है और यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में आपको कह रहा है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 ईस्वी से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था 1953 में। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के सहयोग से आपको दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है 1956 में। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है रूस, तब रूस से आपको भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है इसका 1955 में लगाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में आपको कह रहा है कि मुखौटा एवं युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, मुखौटा एवं युद्ध नृत्य। उसके बाद आपको ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा, उसके बाद बिहू और सतारिया असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किया गया। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि हाल ही में जारी लिंग भेद सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 112। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चीन में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 2026 में होगा यह आपको इटली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि अब
अब्देल मजीद तेब्बाने ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में आपको कह रहा है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेरिंग जलडमरू मध्य। एशिया तथा उत्तर अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है और जो बेरिंग सागर को चुक्सी से जोड़ता है, बेरिंग सागर को चुक्सी से जोड़ता है और बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, ऑप्शन ए में जो दे रहा है। उसके बाद द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट और तस्मान सागर को जोड़ता है आपको, द ग्रेट तस्मानिया को पृथक करता है, बास जलडमरू मध्य आपको ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है तथा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट और तस्मान सागर को जोड़ता है। और आपको कुक जलडमरू मध्य जो ऑप्शन डी में दे रहा है, यह आपको उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करता है तथा तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरू धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है, जबकि गंगोत्री, मैत्री और भारती दक्षिणी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है, जो कि ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 में कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि प्रेयरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि सदाबहार किस्म के वन किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध तथा शुक्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को आबादी वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं और उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर की स्थिति जनसंख्या विस्फोटक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलज और ब्यास नदी से आपको इंदिरा गांधी नहर को पानी आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि जादूगोड़ा का संबंध है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरेनियम के खनन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये आपको जादूगोड़ा जो है यह झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप है आपको स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इस श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी होती है जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसमें उच्च जलधारिता क्षमता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 51 में आपको कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है?
51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धौलाधर और पीर पंजाल के आपको पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है आपको कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है और यह घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि मणिपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ आपको मणिपुर की सीमा लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आपको 52 से लेकर के 53 से लेकर के और आपको 71 तक, यानी कि 53 से 71 तक आपको मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। हम आप PDF देंगे और उसका सॉल्यूशन भी साथ में देंगे, आप लोग उसे बना लीजिएगा। 72 से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 से देखते हैं। 72 में आपको दिया हुआ कि निम्नलिखित में से फिनलैंड की राजधानी है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेलिसिंकी। हेलिसिंकी जो है आपको फिनलैंड की आपको राजधानी है। उसके बाद आपको आइसलैंड की राजधानी जो है ऑप्शन ए में दे रहा है रिकजेविक, जो है आइसलैंड की राजधानी है। उसके बाद पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाएगा 2020 में। और 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 में मेघालय में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 में आपको कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रहा है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन बी में दे रहा है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन डी में दे रहा है 14 अगस्त। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 में आपको कह रहा है कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 77 में आपको कह रहा है 77 में आपको कह रहा है कि भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। यह ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते, ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं और यह डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं, यानी कि 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, यानी कि 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन का नारा। तो यहाँ पे पंचम ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। और गरीबी उन्मूलन का पूछ रहा है तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो दिया गया था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत में शासन करने वाले राजवंशों में चोल वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। चोल काल में प्रांतों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहा जाता था मंडलम। मंडलम आपको कहा जाता था। चोल काल में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और मंडलम को कोट्टम को नाडु में और नाडु को कुर्रम में विभक्त किया गया था, लेकिन बड़े बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं।
81 में आपको कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता का पालन की बात कही है उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है। एक बार और पढ़ देते हैं। और सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता का पालन की बात कही है उसे अभिलेखों में क्या कहा जाता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे धम्म कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होती है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पे, यानी कि परिशिवर पर्वन, गागरी संहिता और वायु पुराण, यानी कि तीनों स्रोत से आपको जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही सुमेलित है। यानी कि मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। उसके बाद फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, यानी कि 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 में आपको कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत एवं शक संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 241 वर्षों का अंतर है। यानी कि आपको चंद्रगुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 ईस्वी में किए थी, जबकि इसके पूर्व आपको 78 ईस्वी में आपको कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 241 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में आपको कह रहा है कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है और 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किस विद्वान के सहयोग से किया था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि 87 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, सही है। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचिन में स्थापित की, यह भी आपका सही है, यानी कि 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इसी एक्ट के तहत बने। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन किलिज खां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खां, उसके बाद बंगाल की स्थापना आपको मुर्शिद कुली खां, और शहादत खां जो था ऑप्शन बी, यह अवध का स्थापना किए थे। इनको बरहान उल मुल्क की उपाधि से जाना जाता है, शहादत खां को। नेक्स्ट देख लेते हैं। 90 में आपको कह रहा है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 ईस्वी में। मंगलोर की संधि आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में आपको कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू किया गया और जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया गया। यानी कि 91 का ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी।
92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, यानी कि 93 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इस सम्मेलन में। यानी कि क्वेश्चन तो दे नहीं रहा है लेकिन कथन सही है पूछ रहा है इसमें, यानी कि इसका 93 का ऑप्शन बी दे रहा है कि इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। यह आपका सही नहीं है। और साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में ही कह रहा है। और इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, ये आपका सही नहीं है। गांधी जी आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, यानी कि ऑप्शन 2 जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीपुर षड्यंत्र केस में। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में अवैध सशस्त्र रखने के कारण 34 व्यक्तियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस पर मुकदमा चला। इसमें आपको अरविंद घोष भी शामिल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 95 में हमको कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि लीडर पत्र के संपादक कौन थे। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदन मोहन मालवीय जो थे आपको लीडर पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 97 में कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 में। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता आपको भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था 1932 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद यूनानी। आपको भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के आपको कुषाणों के द्वारा जारी किए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं 99 में हमको कह रहा है कि बाघ की गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्यभूति वंश। 100 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुष्यभूति वंश। कन्नौज के 3 राजवंशों गुर्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंतिम रूप से प्रतिहार विजयी हुए। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। इससे पहले दोस्तों हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे थे आपको एडोटेरिया का वैल्यूमोन बुक से था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और भी लाइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपसे एक और बात करनी थी कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।